हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड के 1.4 प्रोल सेक्शन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट में आइस ब्रेकर को, जिसको कि मैं ऑलरेडी आप सबको बता दे रहा हूँ, प्लस इसके आंसर्स भी आपको जल्द ही अवेलेबल कर दिए जाएंगे। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो और अल्टरनेटिव्स में फाइंड आउट करो कि आंसर कौन सा राइट है। Government of the people, by the people and for the people shall not perish from the earth. This famous statement is made by। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? यह स्टेटमेंट जाने माने व्यक्तित्व अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। यानी फर्स्ट का सी, अब्राहम Lincoln। Second, a system where the government is elected and ruled by the people is called। वह सिस्टम जहाँ पे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चुना जाता है और वह लोगों पे शासन करता है, क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। वह लोकतंत्र कहलाता है, मीन्स डेमोक्रेसी। सी पॉइंट सही है। थर्ड, अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज गवर्न बाय इट्स। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वह किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? मिलिट्री, पुलिस, पॉलिटिशियंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये आप देख रहे हो यह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाता है, संविधान के आधार पर। The Trinity of Democracy comprises three principles. Complete the web to show the third Trinity of Democracy। तो ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो कि इस चैप्टर में बताया गया है, वो आपका पहले वाले में भरिए लिबर्टी, सेकंड में नीचे फ्रैटर्निटी, थर्ड वन राइट हैंड पे इक्वालिटी। ये तीन आपके ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे थ्री विजन्स फॉर इंडिया, जो कि कलाम साहब का है, भारत के राष्ट्रपति थे। कलाम साहब ने भी भारत के विज़न को, दृष्टिकोण को सक्रिय बनाने के लिए 3 पॉइंट को उन्होंने बताया था, जिसमें कि हमने देखा सबसे पहली है फ्रीडम, स्वतंत्रता, दूसरा है डेवलपमेंट, विकास, और थर्ड वन है स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, संसार के लिए, यानी सबके साथ खड़े रहना। ये 3 ऐसे आधार स्तंभ हैं जिससे कि हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मैच द फॉलोइंग। ए और बी को आपको मैच करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब इनको किस प्रकार से किसके साथ मैच किया जाएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपका डी पॉइंट से मैच होगा। सेकंड, लिबर्टी आपका ए से मैच होगा। थर्ड, इक्वालिटी आपका बी से मैच होगा। और लास्ट, फ्रैटर्निटी आपका सी से मैच होगा। और लास्ट थर्ड पॉइंट में कह रहा है पिलर्स फ्रॉम अ सपोर्ट फॉर कंक्रीट बिल्डिंग्स, मेटाफोरिकली स्पीकिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन टू डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग पिलर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है जिस प्रकार से एक बिल्डिंग का निर्माण जो है, जब तक कि उसका स्तंभ मजबूत कंक्रीट बिल्डिंग का ना बनाया जाए तब तक नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी एक अच्छे आधार स्तंभ के माध्यम से ही किया जा सकता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन।
आप अपने पार्टनर के साथ पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को फाइंड आउट करो और उसको बताओ। तो डेमोक्रेसी के पिलर्स कौन कौन हैं वो हम चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। Make a list of obstacles that are a threat to the progress of a nation. आपको एक लिस्ट तैयार करना है उन सभी वस्तुओं के जिनकी माध्यम से हम अपने राष्ट्र का पदोन्नति या राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइटर के बारे में, उसके पश्चात तब स्टोरी के कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम राइटर के। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, यह नाम बहुत ही फेमस है, सभी लोगों को इस नाम के बारे में पता है और आप सब जानते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के लिए क्या किया। ओके, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर was born on 14th April 1891 in the town and military cantonment of Mahao, now डॉक्टर अंबेडकर नगर इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मिलिट्री कंटोनमेंट जोन के अंतर्गत महाऊ में, जो कि आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ था। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज, उन्होंने अपनी डिग्री जो है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से प्राप्त किए थे। ही सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड द डॉक्टरेट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और उन्होंने किस तरह से सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड, उनको जो डिग्री प्राप्त हुई थी, डॉक्टरेट की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से प्राप्त हुआ एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त किए थे। He was also assigned the big and challenging task. He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India. उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करने में एक चुनौतीपूर्ण, एक विस्तृत, एक महान चुनौती को स्वीकार किया। इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और वो कमेटी के चेयरमैन के रूप में थे। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। पोस्टमोसली फॉर हिज डेडिकेशन, मरणोपरांत अपनी त्याग के लिए, एंड कमिटमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री, और उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया, वादा किया था, जो भी समर्पण किया था देश के कल्याणकारी कार्यों के लिए, उसके लिए उनको भारत रत्न के से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। Dr. Baba Saheb Ambedkar has laid emphasis on the values of liberty, equality and fraternity. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम सबको महत्व बतलाया। क्या बतलाया? महत्व बतलाया। कौन से महत्वता को बतलाया? लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता का, इक्वलिटी समानता का, एंड फ्रेटर्निटी और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार दीज प्रिंसिपल्स विल मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उनके अनुसार यदि हम इन तीनों चीज़ों का पालन करते हैं या फॉलो अप करते हैं तो निश्चित ही ये तीनों
शब्द, ये तीनों कार्य भारत को एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। He opines that उन्होंने यह राय दिया, विचार दिया कि हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन। जो हीरो वर्शिप है यानी वीर पूजा जो होती है वह निश्चित रूप से क्या करता है, एक डिग्रेडेशन की तरफ जाता है, दुर्दशा की तरफ जाता है, एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, और जिसके माध्यम से अंतिम रूप में एक संभावित क्या होता है, तानाशाह की उत्पत्ति होती है, एंड द कोलाप्स ऑफ अ नेशन, और उस तानाशाह के कारण राष्ट्र का जो है क्या हो जाता है, कोलाप्स हो जाता है, विखंडन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में ही कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी भारत के 3 विजन्स में हमको वो पॉइंट दर्शाया है जिससे कि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, एक डेवलप्ड कंट्री का निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि यदि हम अपनी लोकतंत्र की स्तंभ को मजबूत नहीं रखेंगे तो ठीक वही होगा जो लास्ट लाइन में यहाँ पे बताया गया है, डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप एंड द कोलाप्स ऑफ अ नेशन। तो ये लास्ट लाइन इसलिए बताया जा रहा है कि इससे हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आधार स्तंभ। इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के आधार स्तंभ के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र का वह आधार स्तंभ कौन सा है जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। If we wish to maintain democracy, यदि हम डेमोक्रेसी को एक मात्र रूप में मेंटेन करना चाहते हैं, नॉट मैरली इन फॉर्म, एक फॉर्म के रूप में ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो इन फैक्ट, एक सत्यता के रूप में, व्हाट मस्ट वी डू, हमको क्या करना पड़ेगा या हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट, मेरे न्याय के अनुसार सबसे पहली चीज है कि वी मस्ट टू डू, हमें अवश्य करना चाहिए, टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, कि शीघ्रतम शीघ्र हमको संवैधानिक माध्यम को या संवैधानिकता को स्वीकार करना होगा, और अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और उसके माध्यम से हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। When there was no way left for constitutional method, जब constitutional method के लिए कोई मार्ग न बचे, for achieving economic, जिसके माध्यम से हम अपने आर्थिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति न कर सके, there was a great deal of justification, तो उस समय एक महान रूप में हमको कार्य करना होगा, किस तरह पे, जस्टिफिकेशन की तरफ, न्याय की तरफ, फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो असंवैधानिक तौर तरीके हैं उसके खिलाफ। यानी संविधान के तहत अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य आसान होता है, यदि हम असंवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर एक प्रकार का जस्टिफिकेशन होना यानी औचित्य होना बहुत ज़रूरी है। बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन, लेकिन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड खुला है, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन, वहाँ किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, फॉर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, इस संवैधानिक मेथड्स के लिए, दीज मेथड्स आर नथिंग, ये मेथड्स, ये माध्यम कुछ भी नहीं है, बट द ग्रामर ऑफ एनर्जी, लेकिन ये क्या है, ग्रामर ऑफ
of anarchy, and sooner they are abandoned the better for us। और यह क्या है? मेथड एक ग्रामर ऑफ द एनार्ची है। ग्रामर ऑफ एनार्ची मीन्स ए स्टेट ऑफ disorder due to the absence of a nation recognition controlling system। ग्रामर ऑफ एनार्ची का मतलब ये होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसका की कोई संविधान ना हो, जिसका की कोई क्रम ना हो, वह एक नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम के अंतर्गत आता हो। तो अर्थात जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वह कंट्री ग्रामर ऑफ एनार्ची के आधार पर माना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेकेंड थिंग, दूसरी बात क्या है? वी मस्ट टू डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन। हमें अवश्य ही ऑब्जर्व करना चाहिए उन सभी प्रकार के कॉशन का, सुझाव का, विच जॉन स्टुअर्ट मिल हैज़ गिवन टू ऑल, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने हम सभी को दिया है। हु आर इंटरेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी लोगों को रुचि है कि डेमोक्रेसी को किस तरह से मेंटेन किया जाए, नेमली नाम के तौर पे, नॉट टू ले देयर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ इवन ए ग्रेट मैन। तो हमें यह चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में ना रखें, यानी हम परतंत्र ना रहें, किसी के गुलाम ना रहें। ओके, और अथवा टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशन, और ना ही हमें उनके उस पावर को क्या करना चाहिए? फॉलो अप करना चाहिए या डरना चाहिए, जो कि अपनी शक्ति के माध्यम से हम क्या करता है? किसी भी इंस्टीट्यूशंस में तख्ता पलट कर सकता है, यानी परावर्तन ला सकता है। अर्थात कुछ लोगों के पास होता है डिक्टेटरशिप, जो अपने पावर का प्रयोग करके क्या करता है? किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला देता है। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल, यानी उदार होने में कुछ भी गलत नहीं है। टू ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों के प्रति, हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज, उस व्यक्ति के लिए जो अपना संपूर्ण जीवन जो है, अपना पूरा जीवन जो है देश की सेवा में लगाया हो। रेंडर्ड मीन्स कंट्रीब्यूटेड, मेड अवेलेबल, अर्थात जो व्यक्ति, जो महान व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमता को या संपूर्ण लाइफ को देश के प्रति निछावर कर दिया हो, खास करके फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। बट लेकिन देयर आर लिमिट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस, लेकिन किसी भी प्रकार की उदारता का एक सीमा होती है। किसी भी प्रकार की उदारता का एक प्रकार की सीमा होती है। अगर आप उदार बनना ही चाहते हो तो उसकी भी एक लिमिट होती है। As has been well said by, जैसे कि अच्छे ढंग से कहा गया है, सही कहा गया है, by the Irish patriot Daniel O'Connell, आयरिश पैट्रियट डेनियल ओ'कॉनेल के द्वारा जैसा कि कहा गया है। क्या कहा गया है? नो मैन कैन बी ग्रेटफुल, किसी भी व्यक्ति को उदारपूर्ण नहीं होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, जिससे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे, यानी अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। आप उतने ही गिरो जितने से आपके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी, और किसी भी महिला को उतना उदार नहीं हो जाना चाहिए जिससे कि उसकी चैस्टिटी मीन्स प्योरिटी, उसकी शुद्धता अशुद्धता में न बदल जाए। एंड नो नेशन, और ठीक उसी तरह से किसी भी राष्ट्र को इतना उदार नहीं होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी,
जिससे कि उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाए या छिन जाए। इतनी उदारवादिता नहीं होनी चाहिए। दिस कॉशन इज फॉर मोर नेसेसरी, यह सुझाव जो है, सुरक्षा जो है, बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है इन द केस ऑफ इंडिया, भारत के लिए, देन इन द केस ऑफ अनदर कंट्री, अन्य देशों के साथ साथ। फॉर इन इंडिया, भारत में भक्ति और व्हाट मे बी कॉल्ड, भक्ति या जो भी वो कहा जाए, जो भी डिवोशन के मार्ग में आता है, अथवा हीरो वर्शिप, वीर पूजा के अंतर्गत आता है, प्लेस ए पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स, वह भी अपना राजनीति में एक पॉलिटिक्स में एक भाग अदा करता है, नाटक में एक रोल अदा करता है। अनक्वेल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द अनक्वेल्ड इन द मैग्नीट्यूड बाय द पार्टिट, और वह क्या करता है, अनक्वेल्ड करता है, मीन्स अद्वितीय होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उस परिणाम के प्रति, ओके, इन बाय द पार्ट इट प्लेज, जो वह नाटक में रोल अदा करता है, इन पॉलिटिक्स राजनीति में, ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार के अन्य देशों में या अन्य देशों की अपेक्षा। कहने का मतलब एक अद्वितीय और एक अनक्वेल्ड रूप में लोग अपने अपने रोल को प्ले करते हैं और कार्य करते हैं। भक्ति इन रिलीजन में बी ए रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ द सोल, भक्ति मार्ग जो है, जिस प्रकार से वह एक मार्ग होता है कि आत्मा को किस तरफ मुक्ति की तरफ ले जाता है, सॉल्वेशन की तरफ ले जाता है। बट इन पॉलिटिक्स, लेकिन राजनीति में भक्ति और हीरो वर्शिप, भक्ति अथवा वीर पूजा जो है, इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन, और यह जो है वह कहाँ पे लेके जाता है, डिग्रेडेशन की तरफ लेके जाता है। अब डिग्रेडेशन क्या है, दुर्दशा की तरफ लेके जाता है, अर्थात व्यक्ति जितना शालीन बनता जाता है वह उतना ही कमजोर होता चला जाता है। एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, और फाइनली क्या हो जाता है, वह डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात तानाशाह बन जाता है। नेक्स्ट, ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, वी आर गोइंग टू इंटर, को हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, इनटू ए लाइफ, एक ऐसे जीवन में जो कि फुल ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि विरोधों से भरा या विरोधाभास से भरा हुआ है। हम ऐसे जीवन में या ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि पूर्ण रूपेण किससे, विरोधाभास से भरा हुआ है। रिकॉग्नाइजिंग इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी राजनीति में जो है हम सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए और सामाजिकता होनी चाहिए और आर्थिकता होनी चाहिए जीवन में। इन पॉलिटिक्स में यहाँ पे बताया जा रहा है, इन पॉलिटिक्स में वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, उसमें हमें रिकॉग्नाइज यानी हम सबको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उस पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स के माध्यम से हमारी इनइक्वालिटी मेंटेन हो रही है, जो असमानता को दूर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, वन मैन वन वोट, यहाँ पे जो हमारा सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, वन मैन वन वोट, एक आदमी को एक मताधिकार का होना आवश्यक है, एंड वन वोट वन वैल्यू, और एक वोट का एक वैल्यू होना अति आवश्यक है। एक मताधिकार का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में
विशाल हम सबकी क्या कहते हैं, बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारणों को या प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं। कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, और हम लगातार क्या करते हैं, डिनाई करते रहते हैं उन सभी सिद्धांतों का, वन मैन वन वैल्यू के सिद्धांत का। ओके, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ इन कॉन्ट्रडिक्शन, कितने लंबे समयों तक हम लगातार विरोधाभास जीवन को जीते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी, कितने लंबे समयों तक हम लगातार उस समानता को डिनाई करते रहेंगे इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में। ठीक, इफ यदि वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, यदि हम लगातार उस चीज़ को डिनाई करते रहें, यानी उन तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स को का सहन करते रहेंगे, वी विल टू शो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। क्या होगा कि हम अगर लगातार इन प्रकार के डिनाई को एक्सेप्ट करते रहे या समझौता करते रहे अपने जीवन के साथ, तो निश्चित ही हमारा लोकतंत्र जो है वह डैमेज हो जाएगा, अर्थात खतरे में पड़ जाएगा, डेंजर में पड़ जाएगा। वी मस्ट, हम सबको अवश्य रिमूव दिस कंट्रडिक्शन, इन प्रकार के विरोधाभासों का परित्याग करना होगा एट अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, जितना शीघ्र हो सके, और एल्स दोज हु सफ़र फ्रॉम इनएडिक्वालिटी, अर्थात वे लोग जो इनइक्वालिटी असमानता का बोझ सहन कर रहे हैं, ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और वो लोग क्या करेंगे, जो हमारी राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा है वह उसको ध्वस्त कर देंगे, विस्फोट कर देंगे। विच दिस असेंबली हैज सो लेबरसली बिल्डअप, जिसको कि यह संगठन ने, इस समूह ने, इस असेंबली ने मेहनत के साथ बड़ी कठिनाई से इसका निर्माण किया। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सबको समझा रहे हैं कि कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी को बचा करके रखना होगा। यदि हम ये सब चीज़ें बचा के नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है वह खतरे में पड़ जाएगा और समाज में जो हम सम्मान के हकदार हैं वह सब खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।